हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में जो अंतर से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें दो चीज़ों में अंतर हमें लिखना होता है, उसके बारे में। ये 4 से लेकर 6 नंबर तक पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने ये सही कर दिए, सही पॉइंट लिख दिए जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले जो वीडियोज़ है उनकी जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये अगर 1 नंबर का पूछा है तो 1 अंतर लिखना है, 2 नंबर का पूछा है तो 2 नंबर लिखना है, 2 अंतर लिखने हैं। इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अंतर हो, जितने नंबर का होगा उतने उसमें डिफरेंस लिखने हैं, जिससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं जितने की प्रश्न दिया गया है, जितने का। नंबर 1 पॉइंट है इसमें संयोजन में, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, तो ये क्या होता है, ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। दूसरा है वियोजन, जिसका मतलब होता है टूटना। इसमें क्या होता है, इसमें एकल अभिकारक वियोजित या टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें जो अभिकारक कितने हैं, 2। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जब ये आपस में मिलता है तो उत्पाद कितना बनाता है, 1। और वियोजन में इसका उल्टा है कि अभिकारक 1 है, ये टूटकर कितने उत्पाद बनाते हैं, 2, और या 2 से अधिक भी बना सकता है। नंबर दूसरा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड इज, इस अभिक्रिया में प्रायः अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। मतलब जो अधिक पावर वाला होता है वो जो वीक होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में परमाणु के समूह एक दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है। मतलब परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं विस्थापन में। जैसे जिंक है, जब जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट। कहने का मतलब है जिंक कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और क्या बना देता है साथ में, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इससे हमें पता चलता है जो जिंक है वो ज़्यादा पावरफुल है किसकी कंपेरिजन में, कॉपर की कंपेरिजन में। और यहाँ पे जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये देखिए बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन गया आपका, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। थर्ड इज ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, इसमें उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माक्षेपी में एनर्जी जनरेट हो रही है और इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन में क्या होता है आपको पता है, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जनरेट होती है। या आप दूसरा एग्जांपल है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बनती है और क्या जनरेट होती है, एनर्जी। ऊष्माशोषी की एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए क्या है, लाइट जरूरी है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का यूज़ हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है वही जो विस्थापन अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। नेक्स्ट है चौथा, उपचयन एवं अपचयन में अंतर। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है या इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो क्या होता है उपचयन, इसमें हाइड्रोजन पृथक होता है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग मतलब जुड़ता है। सेकंड, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं ऑक्सीडेशन में, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या इसमें बढ़ती है और इसमें क्या होती है, अपचयन में घटती है। इन दोनों में अगर आपको किसी कोई एक एग्जाम्पल याद है इसका, खासकर ये वाला सी कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन का, तो ये उपचयन का भी एग्जाम्पल है और अपचयन का भी एग्जाम्पल है। क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें एक का उपचयन हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। अगला डिफरेंस है अम्ल और क्षार का। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे,
क्षार होते हैं कड़वे। अम्ल क्या करता है, लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है, और यहाँ क्या करता है, ये लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। थर्ड पॉइंट क्या है, अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, मतलब 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच, मतलब मोर देन 7। एग्जैक्ट 7 पीएच आपको पता है किसका होता है, पानी का होता है, मतलब वो क्या होता है, न्यूट्रल हुआ। चौथा, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है, और क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अम्ल के HCl, HNO3, H2SO4, और क्षार के क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार के एग्जाम्पल हैं। अगला डिफरेंस है धातु एवं अधातु। इसका अगर डिफरेंस पूछा जाए तो हम इस प्रकार से इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। नंबर 1, धातु क्या होती है, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक, और अधातु क्या होती है, इन दोनों की कुचालक। नेक्स्ट, इनमें धात्विक चमक, तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता एवं ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में क्या होता है, ये सब गुण नहीं पाए जाते हैं, बल्कि स्थान पर क्या होता है, ये इनकी अपेक्षा ये मुलायम होते हैं, और इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, जो धातु है इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, जबकि इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। चौथा, धातु धन विद्युतीय होती है और अधातु ऋण विद्युतीय होती है। पांचवा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं धातु का, आयरन, कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, लिथियम आदि। और अधातु का कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, नियोन आदि। और ये जो धातु होते हैं ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो अधातु होती है या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अगला अंतर है साबुन एवं अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, नंबर 1 पॉइंट, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक क्या होते हैं, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण। ये क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण, और ये क्या होते हैं, अमोनियम एंड सल्फोनेट लवण। कार्बोक्सिलिक एसिड किस में है, दोनों में है। दूसरा पॉइंट, ये जो साबुन होते हैं ये वनस्पति तेलों या जंतु वसा से बनाए जाते हैं, जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। थर्ड इज, इनकी शोधन क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। साबुन जो कम साफ करता है किसकी अपेक्षा, अपमार्जक की, और अपमार्जक बहुत अधिक शोधन क्षमता वाले होते हैं। चौथा, ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रकृति में डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं ये जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। कुछ अपमार्जक और कुछ जो है जैव निम्नीकरणीय हो सकते हैं, पर अधिकांश जो है जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मेंडलीफ की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है, नंबर 1 पॉइंट, इनमें तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा है। नंबर 2, इनमें वर्गों की संख्या 8 है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इनमें वर्गों की संख्या आपके 18 है। अगला, इसमें उत्कृष्ट गैसों का वर्ग उपस्थित नहीं है, किसमें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है। चौथा, इसमें समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों का एक जो जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनको एक साथ रखा गया है। प्रश्न नंबर 11, स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर। तो स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। नंबर 1 पॉइंट, स्वपोषी ये भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं करते हैं, मतलब अपने आप भोजन बनाते हैं। दूसरा, ये भोज्य पदार्थों का संश्लेषण अपने आप नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट इज, इनमें स्वपोषी पोषण होता है और विषमपोषी में विषमपोषी पोषण होता है। तीसरा पॉइंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण करते हैं, जबकि जो विषमपोषी पोषण में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चौथा पॉइंट, इनमें अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनता है, जबकि विषमपोषी पोषण में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, ऑटोट्रॉप्स के हरे प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि हेटेरोट्रॉप्स या विषमपोषी
के उदाहरण क्या क्या हैं? जितने भी एनिमल हैं, मनुष्य हैं, फंजाई हैं या बैक्टीरिया, ये सब क्या हैं? विषमपोषी होते हैं, मतलब भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सेकंड इज प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर। फोटोसिंथेसिस क्या होती है और रिस्पायरेशन क्या होता है? तो पहले पॉइंट इसमें देखते हैं। यह क्रिया हरे पेड़ पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में होती है, फोटोसिंथेसिस। और यह क्या होता है? श्वसन। यह क्रिया जीवित कोशिका में 24 आवर होती रहती है। सेकेंड पॉइंट इज इसमें सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनता है और इसमें जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बनता है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। थर्ड पॉइंट, इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में रिलीज होती है। फोर्थ पॉइंट इज इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है फोटोसिंथेसिस में और इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग एनर्जी जनरेट करने में होता है। पांचवा, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी है, जबकि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ये आपको यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की रासायनिक अभिक्रिया दिख रही है जो कि लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है धमनी एवं सिरा में अंतर। धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है? धमनी, इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है, किसको छोड़ के? पल्मोनरी धमनी को छोड़ के। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये इसका अपवाद है। सिरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है, किसको छोड़ के? पल्मोनरी सिरा को छोड़ के। दूसरा पॉइंट है इसमें रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, जबकि सिरा में रक्त अंगों से हृदय की ओर जाता है। अगला तीसरा, इसमें रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है, जबकि सिरा में रुधिर की गति क्या होती है? धीमी होती है। चौथा पॉइंट, इसकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती है और सिरा क्या होती है? इसकी दीवारें पतली तथा कम लचीली होती है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। 14 पॉइंट, लसिका और रुधिर में अंतर। रुधिर क्या होता है? रुधिर लाल रंग का होता है, जबकि लसिका सफ़ेद रंग की होती है। सेकंड, इनमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, लसिका में ऐसा नहीं होता। थर्ड, इसमें पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लसिका में उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन होती है रुधिर में और प्लाज्मा में क्या होती है? अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन। पांचवा, इसमें न्यूट्रोफिल अधिक होते हैं ब्लड में और प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। तीसरा, वायवीय में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, जबकि अवायवीय में एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फोर्थ, सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ के। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि इसमें क्या होती है? सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है अवायवीय श्वसन में। पांचवा, सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन विशेष जीव या उनके विशेष ऊतकों में पाया जाता है। छठा, वायवीय श्वसन में ऊर्जा की काफ़ी मात्रा उत्पन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूपिका तथा वृक्काणु में अंतर। कूपिका बोलते हैं एल्वियोली को, वृक्काणु बोलते हैं नेफ्रॉन को। तो देखते हैं क्या अंतर है। नंबर 1, यह फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और यह वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। दूसरा, यह गैसों का आदान प्रदान करता है, कौन? कूपिका। और वृक्काणु क्या करता है? रक्त से उत्सर्जित पदार्थ को अलग करता है। तीसरा, कूपिका प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ होती है, जबकि वृक्क क्या होते हैं? लगभग इनकी संख्या 10 लाख होती है प्रत्येक वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। तो हार्मोन क्या होते हैं? इनका उत्पादन अंतःस्रावी ग्रंथियां या इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, जबकि एंजाइम क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। सेकंड, यह रक्त के माध्यम से अंग तक पहुंचता है और यह नलिकाओं के माध्यम से अंग तक पहुंचता है। हार्मोन का आणविक भार कम होता है, जबकि एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। चौथा पॉइंट, हार्मोन रासायनिक क्रिया के बाद विघटित हो जाते हैं, जबकि एंजाइम रासायनिक क्रिया के बाद पूर्ववत बचे रहते हैं। पांचवा, हार्मोन का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, जबकि एंजाइम का पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है परागण एवं निषेचन में अंतर। तो परागण किसे कहते हैं?
इसमें परागकण परागकोश जो मतलब मेल पार्ट है से वर्तिकाग्र फीमेल पार्ट में पहुंचता है। निषेचन में यह नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट इज परागण कीट वायु जल पक्षी आदि के माध्यम से होता है, जबकि निषेचन क्या होता है पराग नलिका जिसे स्टाइल भी कहते हैं के माध्यम से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। थर्ड, यह निषेचन से पहले होता है क्या परागण, और निषेचन क्या होता है परागण के बाद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। तो स्वपरागण क्या होता है, यह द्विलिंगी पुष्पों में होता है, परपरागण सामान्यतः एकलिंगी पुष्पों में होता है। सेकंड, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, जबकि परपरागण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, और दूसरा पुष्प क्या उसी के समान होना चाहिए। तीसरा, पराग कणों के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती स्वपरागण में, जबकि परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर। द्विखंडन मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है दो, बहु मतलब बहुत सारे। फर्स्ट पॉइंट इज द्विखंडन में केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, जबकि बहुखंडन में केंद्रक अनेक संतति या पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। सेकंड पॉइंट, यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, जबकि बहुखंडन प्रक्रिया सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। तीसरा पॉइंट, एक कोशिकीय जीव से दो संतति जीव बनते हैं द्विखंडन में, जबकि बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव से अनेक संतति जीव बनते हैं। एग्जाम्पल द्विखंडन का अमीबा और बहुखंडन का प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों का होना आवश्यक है इसमें, और अलैंगिक में एक ही जनक का होना आवश्यक है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, लैंगिक जनन में क्या होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। एग्जाम्पल लैंगिक जनन का है मनुष्य और बहुत सारे जीव हैं, अलैंगिक का है अमीबा। अगला प्रश्न समजात एवं समृद्धि अंगों में अंतर। समृद्धि अंग और समजात अंग क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है समजात अंग की उत्पत्ति समान होती है, जबकि समृद्धि अंगों की उत्पत्ति समान नहीं होती है। समजात अंगों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन समृद्धि अंगों के कार्य समान होते हैं। थर्ड पॉइंट, समजात अंग मूल संरचना में एक जैसे दिखते हैं, जबकि ये समृद्धि अंग मूल संरचना में क्या दिखते हैं भिन्न भिन्न दिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, समजात अंग में सील के फ्लीपर, पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांग, छिपकली के अगले हाथ, ये सारे क्या हैं इनकी उत्पत्ति समान होती है, लेकिन सबका कार्य क्या है अलग अलग है। जबकि समृद्धि अंग में तितली, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख ये सब उड़ने का काम करती हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति क्या होती है अलग अलग होती है।